आज हम बात करने जा रहे हैं वॉन्गटन नाम की इस मूवी के पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वॉन्गटन 2 जो कि हमें 2007 में देखने को मिली थी और इसका जो 7वां पार्ट है उसी का हम इंतज़ार कर रहे हैं। 7वें पार्ट की भी अपडेट बताऊंगा। बाकी मेन फोकस आज वॉन्गटन 2 पर रहेगा। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, एक्सप्लेनेशन, सारी कुछ वीडियो में कवर आपको करने वाला हो। और आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007 में बनी एक स्लैशर फिल्म है जिसका निर्देशन जो लिंच ने किया है और इसकी पटकथा ट्यूरी मेयर और अल सेप्टियन ने लिखी है। अमेरिका की समिट एंटरटेनमेंट और जर्मनी की कॉन्स्टेंटिन फिल्म का एक अंतर्राष्ट्रीय सहनिर्माण है। ये रॉन्ग टर्न 2003 का सीक्वल और रॉन्ग टर्न फिल्म श्रृंखला की दूसरी कड़ी है। इसमें एरिका ली रहसेन, हेनरी रॉलिंस, टेक्सास बैटल, एलेक्सा पल्लाडिनो, डैनिएला अलोंसो, स्टीव ब्रॉन, क्रिस्टल लोव, मैथ्यू क्यूरी होम्स और किम्बरली कॉल्डवेल ने अभिनय किया है। फिल्म एक रियलिटी शो के प्रतियोगियों के समूह की कहानी है जो भयानक रूप से विकृत नरभक्षी परिवार से अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, जो उन सभी का बेरहमी से कत्ल करने की योजना बना रहे हैं। रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड का प्रीमियर फ्राइट फेस्ट में 25 अगस्त 2007 को हुआ और इसे 20वीं सेंचुरी फॉक्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा 9 अक्टूबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में डीवीडी पर रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, जो इस फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी समीक्षा वाली फिल्म बनी हुई है। इसने होम वीडियो बिक्री में $9.2 मिलियन की कमाई की। इसके बाद रॉन्ग टर्न 3 लेफ्ट फॉर डेड 2009 आती है। कथानक रियलिटी शो की प्रतियोगी किम्बरली वेस्ट वर्जीनिया के बीहड़ इलाके में गाड़ी चला रही थी। तभी गलती से उसकी टक्कर एक किशोर से हो गई। वो उसकी मदद करने के लिए रुकी, लेकिन उसने उसके होंठ काट लिए और खुद को नरभक्षी के रूप में प्रकट किया। वो भागने लगी, लेकिन थ्री फिंगर से जा भिड़ी, जिसने कुल्हाड़ी से उसे बेरहमी से 2 टुकड़ों में काट दिया। थ्री फिंगर और उसका भाई उसके शरीर के दोनों हिस्सों को घसीटते हुए ले गए। पूर्व अमेरिकी मरीन कर्नल डेल मर्फी द्वारा होस्ट किया जाने वाला सर्वाइवल रियलिटी गेम शो द एपोकलिप्स अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में फिल्माया जा रहा है। किम्बरली की अनुपस्थिति के कारण शो की प्रोड्यूसर मारा अनिच्छा से उनकी जगह लेती हैं। अन्य प्रतियोगियों में शामिल हैं इराक युद्ध की अनुभवी लेस्बियन एम्बर, लॉन्जरी मॉडल एलेना, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी जेक, स्केटबोर्डर जोन्सी और ग्राफिक आर्टिस्ट नीना। खेल शुरू होते ही थ्री फिंगर और एक अन्य उत्परिवर्ती नरभक्षी पा टेलीविजन क्रू की हत्या कर देते हैं और डेल का अपहरण कर लेते हैं। मारा एक काम पूरा करके टेलीफोन ढूंढने के लिए एक कैबिन में प्रवेश करती है और नीना उसके पीछे जाती है। कैबिन में इधर उधर देखते हुए वे अंदर रहने वालों के लौटने की आवाज सुनते हैं और एक बेडरूम में छिप जाते हैं। मारा और नीना एक महिला नरभक्षी माँ को एक विकृत बच्चे को जन्म देते हुए देखती हैं। माँ की बेटी सिस्टर उन्हें देख लेती है और वे शौचालय के गड्ढे से भाग निकलती हैं। वे जंगल में भागती हैं, लेकिन पा एक कुल्हाड़ी फेंकता है जो मारा के सिर में लगती है। नीना बाकी लोगों को ढूंढती है, जबकि नरभक्षी मारा के शव को इकट्ठा कर लेते हैं। झील पर सिनेमैटोग्राफर एम और एलेना के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं, जिसके बाद एम चला जाता है और एलेना अपने अंडरवियर में धूप सेकने के लिए रुक जाती है। जब उसे कोई आवाज सुनाई देती है तो वो कपड़े पहनने लगती है। तभी सिस्टर आती है और उसे एक बड़े चाकू से काटकर मार डालती है, जबकि पा और माँ आरवी को हाईजैक कर लेते हैं और एम को पकड़ लेते हैं। डेल कैद से भाग निकलता है और थ्री फिंगर से लड़ता है और उसे शॉटगन से गोली मारकर झील में गिराकर लड़ाई खत्म कर देता है। फिर वह उत्परिवर्ती परिवार की झोपड़ी में घुसता है। उसे वहां एक बूढ़ा गैस स्टेशन कर्मचारी मिलता है जो बताता है कि नरभक्षियों में उत्परिवर्तन अंतर्विवाह और 30 साल पहले एक परित्यक्त कागज मिल से नदी में बहाए गए अपशिष्ट के सेवन के कारण हुआ था। वो व्यक्ति जो थ्री फिंगर और मारे गए 2 अन्य अंतर्विवाहित पर्वतीय पुरुषों का दादा है, उनकी मौत का बदला लेने के लिए डेल पर हमला करता है। एक संक्षिप्त झड़प के बाद डेल डायनामाइट की छड़ी से उस बूढ़े व्यक्ति को उड़ाकर मार डालता है। इस बीच जब नीना अपनी कहानी बताने के लिए लौटती है
तो बाकी 3 प्रतियोगी एम्बर और जोन्सी द्वारा पाए गए कुछ मांस को खा रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि वे किम्बरली का पैर खा रहे हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रदर और सिस्टर से लड़ते समय नीना समूह से अलग हो जाती है। जेक नीना को एक गड्ढे से बचाता है और वे सिस्टर से बचने के लिए नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जोन्सी की मदद की तलाश में हत्या कर दिए जाने के बाद नीना और जेक मिल में प्रवेश करते हैं और वहां एक गैराज पाते हैं जिसमें पहले के पीड़ितों से चुराई गई गाड़ियां रखी होती हैं। उन्हें वहां एक आरवी मोटर होम मिलती है और जेक उसमें प्रवेश करता है, जहां उसे अंदर लगे लाइव फीड मॉनिटर पर मां द्वारा एम का सिर धड़ से अलग करते हुए दिखाई देता है। नीना और जेक वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन नरभक्षी उन्हें पकड़ लेते हैं। अगले दिन डेल चुपके से उस परिसर में घुस जाता है जहां नरभक्षी परिवार रात का खाना खा रहा था। वो एक तीर में डायनामाइट लगाकर भाई और बहन को मार डालता है। वो नीना और जेक को आजाद करा लेता है, लेकिन माँ और पिताजी, जो अपने बच्चों की मौत से क्रोधित थे, उसे मार देते हैं। नीना तो बच निकलती है, लेकिन जेक एक ऐसे कमरे में भटक जाता है जहां एक बड़ी मांस पीसने वाली मशीन लगी थी और वहां माँ और पिताजी उस पर हमला कर देते हैं। नीना वापस मशीन के पास जाती है और मांस पीसने वाली मशीन से माँ और पिताजी को मार डालती है। नीना और जेक को किम्बरली की स्पोर्ट्स कार मिलती है और वे उसे लेकर चले जाते हैं। डेल द्वारा गोली मारे जाने के बाद भी जीवित बचे थ्री फिंगर उत्परिवर्तित बच्चे की देखभाल करते हैं, उसे अपशिष्ट से भरी बोतल और एक मानव उंगली से दूध पिलाते हैं। धालना एरिका लीरहेसेन, नीना पापा के रूप में हेनरी रॉलिंस, डेल मर्फी के रूप में टेक्सास बैटल में, जेक वॉशिंगटन के रूप में मारा स्टोन के रूप में, अलेक्सा पल्लाडिनो, डैनिएला अलोंसो, एम्बर विलियम्स के रूप में, मैट जोन्सी जोन्स के रूप में, स्टीव ब्रॉन, क्रिस्टल लोवे एलेना गार्सिया के रूप में मैथ्यू करी होम्स ने माइकल एम एप्स्टीन की भूमिका निभाई। किम्बरली कैल्डवेल, किम्बरली के रूप में वेन रॉबसन ओल्ड टाइमर, मेनार्ड ओडेट्स के रूप में, केन किर्जिंगर पा के रूप में, एशले अर्ल माँ के रूप में, क्लिंट कार्ल्टन भाई के रूप में, रोरेली टियो सिस्टर के रूप में, जेफ स्क्रेटन, थ्री फिंगर के रूप में सेड्रिक डी सूजा, नील के रूप में वोजो के रूप में, जॉन स्टीवर्ट ब्रो, गिलबर्ट क्रिस के रूप में पैटन ऑसवाल्ट ने टॉमी की आवाज दी। संगीत साउंड ट्रैक रॉन्ग टर्न टू डेड एंड फिल्म का संगीत बियर मैक्रेरी जारी किया 18 सितंबर 2007। शैली साउंड ट्रैक फिल्म स्कोर लंबाई 52/11 लेबल लाला भूमि। रॉन्ग टर्न साउंड ट्रैक कालक्रम गलत मोड़ 2003। रॉन्ग टर्न टू डेड एंड 2007 गलत मोड़ 2021। साउंड ट्रैक 18 सितंबर 2007 को लाला लैंड रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किया गया था। इसे बेयर मैक्रेरी ने कंपोज किया है। ट्रैक सूची मुख्य शीर्षक 3:39 कैप्टन अहाब द्वारा रचित अल्टीमेट सर्वाइवलिस्ट थीम सॉन्ग 3:20 डेल फॉर डिनर 2:33 बेबी स्प्लोज का जन्म 3:04 नीना का गीत 2:43 म्यूटेंट कैनिबल इंसिस्ट चक्की में 2 सिरों के बीच से तीर डेल विजिलेंटे हंटिंग डेल नीना को बचाना डेल बचाव के लिए आया मांस पीसने की मशीन बेबी स्प्लोज लिव्स एंड क्रेडिट्स अंडर योर बोन्स कैप्टन अहाब द्वारा जिसमें आइवर ने अभिनय किया है मुक्त करना होम मीडिया रॉन्ग टर्न टू डेड एंड को क्रमशः 25 अगस्त को यूनाइटेड किंगडम में लंदन फ्राइट फेस्ट फिल्म फेस्टिवल और 21 सितंबर 2007 को संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑस्टिन के फैंटास्टिक फेस्ट में प्रदर्शित किया गया था। ये फिल्म 9 अक्टूबर 2007 को डीवीडी पर रिलीज हुई थी, एक अनरेटेड संस्करण में, जिसमें निर्देशक जो लिंच और अभिनेताओं एरिका लीरहेसेन और हेनरी रॉलिंस की टिप्पणी, लेखकों ट्यूरी मेयर और अल सेप्टियन की दूसरी टिप्पणी, फिल्म निर्माण पर एक फीचर और ट्रेलर सहित अतिरिक्त सामग्री शामिल थी। फिल्म बाद में 15 सितंबर 2009 को ब्लू रे पर रिलीज हुई। इसने अमेरिका में होम वीडियो बिक्री में $9.2 मिलियन की कमाई की। स्वागत। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया रॉटन टोमेटोज एक समीक्षा एग्रीगेटर रिपोर्ट करता है कि इसे 10 आलोचकों में से 70% से सकारात्मक समीक्षा मिली। ड्रेड सेंट्रल के स्टीव बार्टन ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार दिए और कहा कि ये फिल्म खून खराबे से लथपथ जंगली इलाकों में तबाही मचाने वाली एक जबरदस्त फिल्म है
जो बार बार देखने और खूब शराब पीने के साथ और भी बेहतर हो जाती है। ब्लडी डिस्गस्टिंग के ब्रायन कॉलिंस ने कहा कि जो एक सस्ती और आलसी कमाई का जरिया बन सकती थी, वो इस साल की बेहतरीन जॉनरा फिल्मों में से एक साबित हुई। डीवीडी वर्डिक्ट के डेविड जॉनसन ने कहा कि फिल्म एक नकल और बेवकूफ़ी भरी कोशिश है, लेकिन बेहद मनोरंजक है। डीवीडी टॉक के डेविड वॉकर ने फिल्म को 3.5/5 स्टार दिए और इसे लगातार मनोरंजक फिल्म बताया, जो इससे पहले आई जॉनरा फिल्मों की प्रभावी ढंग से पैरोडी और श्रद्धांजलि देती है। फैंगोरिया के माइकल जिंगोल्ड ने लिखा कि लिंच ने फिल्म का निर्देशन एक लंबे समय से हॉरर फिल्मों के कट्टर प्रशंसक की पूरी ऊर्जा के साथ किया है, जिसे अपनी पहली फीचर फिल्म में अपनी सारी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है। हॉरर थीम वाली वेबसाइट चड के विड फेरासी का मानना था कि फिल्म का अभिमान सही है, और फियरनेट के स्कॉट वेनबर्ग ने इसकी तुलना द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2 से करते हुए इसे 80 के दशक की पुरानी शैली की खूनी सीक्वल फिल्मों के लिए एक तेज गति वाला और पूरी तरह से निडर प्रेम पत्र कहा। आई फॉर फिल्म के लिए लिखते हुए एंटोन बिटेल ने इसे बेहतर आत्मव्यंग्यपूर्ण सीक्वल नाम दिया। गेराडमर फिल्म महोत्सव में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ डायरेक्ट टू वीडियो फिल्म पुरस्कार जीता। जो लिंच, जन्म 23 मार्च 1973, एक अमेरिकी फिल्म और संगीत वीडियो निर्देशक, फिल्म निर्माता, छायाकार और अभिनेता हैं। जीवन और करियर। लिंच का जन्म न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में हुआ था। हालांकि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में की, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्म निर्माण का जुनून सवार हो गया। सिराक्यूज विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने मेहरबा और हाई बीम्स के साथ कुछ छात्र लघु फिल्में बनाईं, जिन्हें कई फिल्म समारोहों में प्रदर्शित करने के लिए चुना गया। लिंच ने 1998 में दृश्य और प्रदर्शन कला में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। लिंच ने डीवीडीए, पीट यॉर्न, स्ट्रैपिंग यंग लैड, फेथ नो मोर, 311 और गॉडहेड जैसे समूहों के लिए संगीत वीडियो निर्देशित किए हैं। वो फ्यूज टीवी के लिए टेलीविजन शो यूरेनियम के रचनाकारों में से एक भी थे। उनकी फीचर फिल्म में निर्देशक के रूप में पहली फिल्म 2007 की रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड थी, जिसमें हेनरी रोलिंस, एरिका ली रहसेन और टेक्सस बैटल ने अभिनय किया था। लिंच को हॉरर फिल्मों का बहुत शौक है और वे कई वीकेंड ऑफ हॉरर सम्मेलनों में अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कई लघु फिल्मों में भी अभिनय किया है, जिनमें निर्देशक एडम ग्रीन की 2007 की हैलोवीन लघु फिल्म द टिफनी प्रॉब्लम भी शामिल है, जिसमें उन्होंने जोएल मूर और कोरी इंग्लिश के साथ काम किया था। लिंच ने G4 में वेबसाइट के क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में काम किया और इसके लोकप्रिय शो अटैक ऑफ द शो के हॉरर थीम वाले सेगमेंट बॉडी काउंट में विशेष अतिथि के रूप में दिखाई देते हैं। लिंच उन 4 निर्देशकों में से एक थे जिन्होंने कॉमेडी हॉरर एंथोलॉजी चिलरमा पर सहयोग किया था, जिसे सफल फेस्टिवल और रोड शो थिएटर प्रदर्शन के बाद इमेज एंटरटेनमेंट द्वारा 29 नवंबर 2011 को रिलीज किया गया था। लिंच ने ड्राइव इन में फिल्माए गए 4 कम चर्चित जॉनर की फिल्मों के रैप अराउंड हिस्सों का निर्देशन किया। उन्होंने चौथी फिल्म डेथिकेशन के निर्देशक फर्नांडो फागाबीफी के रूप में भी अभिनय किया। उनकी अगली फीचर लेंथ फिल्म 2012 में रिलीज हुई। नाइट्स ऑफ बैडएस्डम एक हॉरर स्लैश एडवेंचर स्लैश कॉमेडी फिल्म है, जिसमें रयान क्वांटेन, स्टीव ज़ान, समर ग्लॉ, डैनी पुडी, जिमी सिम्पसन और पीटर डिंकलेज ने अभिनय किया है। स्टूडियो के महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के बाद लिंच ने फिल्म से अपना नाम वापस ले लिया। लिंच ने G4TV.com के एपिकटोबर फिल्म फेस्टिवल के कार्यकारी निर्माता और क्रिएटिव शो रनर के रूप में भी काम किया, जिसमें उन्होंने निर्देशक ड्रू डेवाल्ट, ग्रेग बिशप और सैम बालकॉम द्वारा निर्देशित 3 हॉरर स्लैश वीडियो गेम थीम वाली लघु फिल्मों का निर्माण किया, जिनका प्रीमियर अक्टूबर 2011 में हुआ था। अपने निर्देशन करियर के अलावा लिंच निर्देशक एडम ग्रीन के साथ सिटकॉम हॉलिस्टन में सह कलाकार भी हैं, जिसका प्रीमियर 3 अप्रैल 2012 को फियरनेट पर हुआ था। लिंच ने शो के कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। लिंच की अगली फिल्म एक्शन थ्रिलर एवरली थी, जिसका निर्माण 2013 की गर्मियों में शुरू हुआ था, जिसमें सलमा हायेक ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में जेनिफर ब्लैंक और टोगो इगावा भी थे। पटकथा येल हैनन ने लिखी थी, जो लिंच और हैनन की कहानी पर आधारित थी। फिल्म का निर्माण क्राइम सीन पिक्चर्स और एनोनिमस कंटेंट ने किया था।
लिंच ने बेयर मैक्रेरी और राया यारबरो के संगीत वीडियो साइलेंट नाइट का निर्देशन भी किया था, जिसे एवरली के ब्लू रे पर बोनस के रूप में रिलीज किया गया था। 2013 में लिंच ने मार्वल चरित्र एडी ब्रॉक वेनम पर आधारित लघु फिल्म ट्रुथ इन जर्नलिज्म लिखी और निर्देशित की। ये लघु फिल्म आंशिक रूप से मैन बाइट्स डॉग फिल्म से भी प्रभावित थी। फिल्म में रायान क्वांटेन ने मुख्य किरदार निभाया है। उन्होंने चेक यूक्रेनी हॉरर फिल्म घूल का कार्यकारी निर्माण भी किया, जो मार्च 2015 में अमेरिका में रिलीज हुई थी। 2016 में लिंच ने एक्शन हॉरर फिल्म महम का निर्देशन किया, जिसका निर्माण सर्कल ऑफ कंफ्यूजन ने किया था। फिल्म में स्टीवन येउन और समारा वीविंग ने अभिनय किया था। फिल्म को 10 नवंबर 2017 को अमेरिका में एक साथ सीमित थिएटर और वीओडी डिजिटल एचडी में रिलीज किया गया था। 2017 में लिंच ने नो वन लिव्स के लेखक डेविड कोहेन की पटकथा पर आधारित आगामी हॉरर फिल्म टेस्ट के निर्देशन के लिए अनुबंध किया। फिल्म का निर्माण कोहेन के साथ पेंचेंट एंटरटेनमेंट के एरिन एगर्स, चेस हडसन और मैथ्यू पोर्टर द्वारा किया जाएगा। निर्माण कार्य 2017 की गर्मियों में लॉस एंजलिस में शुरू होने वाला था। फिल्मोग्राफी: एलान बी मैकलॉय फिल्म, टेलीविजन, कॉमिक बुक्स और वीडियो गेम्स के अमेरिकी लेखक हैं। वे स्पॉन फ्रेंचाइज पर टॉड मैकफार्लेन के साथ अपने सहयोग और हैलोवीन 4, द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स और रॉन्ग टर्न जैसी हॉरर फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। जीवन और करियर: मैकेलरॉय ने हैलोवीन 4, द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स के साथ पटकथा लेखन में पदार्पण किया, जो लंबे समय से चल रही हॉरर फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म थी। राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, जिसके मैकेलरॉय सदस्य हैं, की संभावित हड़ताल के कारण मैकेलरॉय को 11 दिनों से भी कम समय में एक अवधारणा विकसित करने, कहानी का प्रस्ताव देने और अंतिम मसौदा भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैकेलरॉय ने मुख्य रूप से एक्शन, रैपिड फायर, द मरीन, टेकन और हॉरर फिल्में रॉन्ग टर्न, व्हील्स ऑफ टेरर 3 लिखी हैं। वो टॉड मैकफार्लेन के लंबे समय से सहयोगी भी हैं और उन्होंने स्पॉन फ्रेंचाइजी पर विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है, जिसमें कर्स ऑफ द स्पॉन कॉमिक श्रृंखला, 1997 की मोशन पिक्चर और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एनिमेटेड रूपांतरण के सह निर्माता और शो रनर के रूप में काम करना शामिल है। उनकी 2003 की फिल्म रॉन्ग टर्न ने एक फ्रेंचाइजी को जन्म दिया, जिसके तहत 5 और फिल्में बनाई गईं, हालांकि उनमें मैकलॉय की भागीदारी नहीं थी। निजी जीवन: मैकेलरॉय मूल रूप से क्लीवलैंड, ओहियो के निवासी हैं, लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से लॉस एंजलिस में रह रहे हैं। उनकी पत्नी एक कलाकार और गृहिणी हैं और उनकी 2 बेटियां और एक बेटा मैथ्यू हैं। मैकेलरॉय एक ईसाई हैं और उनकी 2 फिल्में 3 लेफ्ट बिहाइंड द मूवी धार्मिक स्रोत सामग्री पर आधारित हैं। फिल्मोग्राफी: पटकथा लेखक के श्रेय हैलोवीन 4, द रिटर्न ऑफ माइकल मायर्स 1988, रैपिड फायर 1992, स्पॉन 1997, लेफ्ट बिहाइंड द मूवी 2000, बैलिस्टिक एक्स बनाम सेवर 2002, गलत मोड़ 2003, द मरीन 2006, 3 2006, टेक्केन 2009, द मरीन 4 मूविंग टारगेट 2015, द परफेक्ट गाय 2015, केवल कहानी। किम्बरली एन कैलवेल हार्वे एक अमेरिकी गायिका और टेलीविजन होस्टेस हैं। उन्हें तब प्रसिद्धि मिली जब वे अमेरिकन आइडल के दूसरे सीजन में फाइनलिस्ट बनी। अमेरिकन आइडल में अपने कार्यकाल के बाद कैलवेल एक मनोरंजन संवाददाता बनी और टीवी गाइड नेटवर्क पर विभिन्न शो की मेजबानी की। उन्होंने अपना पहला एल्बम विदाउट रिग्रेट 19 अप्रैल 2011 को रिलीज किया। जीवनी: प्रारंभिक जीवन: कैलवेल ने पहली बार 5 साल की उम्र में सौंदर्य प्रतियोगिताओं में सार्वजनिक रूप से गाना गाया था। वो स्टार सर्च में 5 बार जूनियर वोकलिस्ट विजेता रहीं और उन्होंने ग्रैंड ओले ओपरी में भी प्रस्तुति दी। 1995 में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और बारबरा बुश की 50वीं शादी की सालगिरह पर गाना गाया। कैलवेल पॉप स्टार्स यूएसए के दूसरे और अंतिम सीजन में भी दिखाई दी, जहां उन्हें समूह से बाहर कर दिया गया और कहा गया कि वो एकल गायिका के रूप में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। अमेरिकन आइडल के दूसरे सीजन में भाग लेने के बाद कैलवेल ने फॉक्स स्पोर्ट्स नेटवर्क के मनोरंजन और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कार्यक्रम 5 4 3 2 1 के लिए संवाददाता के रूप में काम करना शुरू किया।
उन्होंने शो के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और फिल्म प्रीमियर को कवर किया, जिसके बाद वो अपने साथी सीजन 2 के आइडल फाइनलिस्ट के साथ अमेरिकन आइडल्स लाइव टूर में शामिल हुईं, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के 44 शहरों में प्रदर्शन किया। हाल की परियोजनाएं: 2008 में कैल्डवेल ने 2 एकल गीत फियर ऑफ फ्लाइंग और गेव योरसेल्फ अवे रिलीज किए। उन्होंने 2010 में जॉन श्नाइडर के साथ 26 माइल्स उर्फ कैटालिना आइलैंड मिनी सीरीज नामक एक टेलीविजन श्रृंखला की शूटिंग भी शुरू की और जिंगल्स नामक एक टेलीविजन गेम शो की मेजबानी भी की। कैल्डवेल ने टेलीविजन श्रृंखला पीडीडी के स्टार मेकर की मेजबानी की, जिसका प्रीमियर जनवरी 2009 में हुआ था। डील या नो डील के 2009 के नए साल के दिन के संस्करण में कैल्डवेल अपने गृहनगर के दोस्त टुंडे ओयेनेन की समर्थक थीं। 2000 में कैल्डवेल ने टेलीविजन श्रृंखला बेस्ट इंक की मेजबानी की। निजी जीवन: कैल्डवेल मंच पर प्रस्तुति दे रहे हैं। 2006 में उनका पहला सिंगल हु विल यू रन टू रिलीज हुआ। ये गाना डायने वॉरेन द्वारा लिखा गया था और मूल रूप से हार्ट बैंड द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। ये सिंगल स्टोरी रोड रिकॉर्ड्स पर रिलीज हुआ था। मई 2008 में अमेरिकन आइडल के विजेता डेविड कुक ने शो के 7वें सीजन के समापन से पहले रेड कार्पेट पर कैल्डवेल को डेट पर जाने के लिए कहा। उनका रिश्ता 12 जनवरी 2009 तक चला, जब कुक के साथ ब्रेकअप की अफवाहों की पुष्टि कैल्डवेल के प्रतिनिधि ने की, जिन्होंने इन टच पत्रिका में कहा, किम्बरली और डेविड ने छुट्टियों से ठीक पहले अपना रिश्ता खत्म कर दिया। दोनों अच्छे दोस्त बने हुए हैं और बेहद निजी लोग होने के नाते इस समय उनकी निजता का सम्मान करते हैं। कैल्डवेल 25 अगस्त 2010 को एलए इंक के एपिसोड में दिखाई दी, जहां उन्होंने अपनी पीठ पर अपने गाने विद यू आई कैन के बोलों का टैटू बनवाया। 18 जून 2011 को कैल्डवेल को नेशविल प्राइड में डोंट हेट की रानी का ताज पहनाया गया। ये उपाधि उन्हें एलजीबीटी समुदाय के साथ उनके काम के सम्मान में दी गई थी। कैल्डवेल ने पेशेवर सॉकर खिलाड़ी जॉर्डन हार्वे से सगाई कर ली, जिनसे उनकी मुलाकात फिलाडेल्फिया में हुई थी, जब वो फिलाडेल्फिया यूनियन के लिए खेलते थे। उनकी शादी 31 दिसंबर 2014 को पाम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया में हुई थी। उनकी बेटी का जन्म 7 अक्टूबर 2015 को हुआ था। उनकी दूसरी बेटी का जन्म 18 फरवरी 2020 को हुआ था। आजीविका बिना पछतावे के, विदाउट रिग्रेट। 21 मई 2009 को कैल्डवेल ने घोषणा की कि उन्होंने अभी-अभी एक रिकॉर्ड डील पर हस्ताक्षर किए हैं और उनका पहला एल्बम विदाउट रिग्रेट 6 अप्रैल 2010 को दुकानों में उपलब्ध होगा। बाद में उन्होंने घोषणा की कि नए गाने शामिल किए जाने के कारण एल्बम जुलाई तक विलंबित हो जाएगा। बाद में ये घोषणा की गई कि विदाउट रिग्रेट को एक बार फिर विलंबित किया जाएगा और रिलीज की तारीख 31 दिसंबर तय की गई। एल्बम अंततः 19 अप्रैल 2011 को रिलीज हुआ, जो मूल रिलीज तिथि के 1 साल से अधिक समय बाद था। कैल्डवेल ने ब्रेट एप्स्टीन के साथ मिलकर टेकिंग बैक माई लाइफ गीत लिखा। दिसंबर 2009 में उन्होंने अपना पहला सिंगल मेस ऑफ यू रिलीज किया और दिसंबर 2010 में उन्होंने डेस्परेट गर्ल्स एंड स्टूपिड बॉयज रिलीज किया। डेस्परेट गर्ल्स एंड स्टूपिड बॉयज का वीडियो 18 जनवरी 2011 को वीवो पर प्रीमियर हुआ। डिस्कोग्राफी: स्टूडियो एल्बम शीर्षक विवरण: बिक्री अफसोस के बिना रिलीज की तारीख 19 अप्रैल 2011। लेबल: वैनगार्ड कैपिटल रिकॉर्ड्स। फॉर्मेट: सीडी। संगीत: डाउनलोड अमेरिका 3000। एकल वर्ष: अकेला शीर्ष पदों। एल्बम: यूएस डांस 2000 से। आप किसके पास भागकर जाएंगे, एल्बम का हिस्सा नहीं, 2008। उड़ान का डर, 2009। तुम्हारा गड़बड़ झाला, अफसोस के बिना, 2010। हताश लड़कियां और बेवकूफ लड़के, 30, 2011। नग्न उन रिलीज को दर्शाता है जो चार्ट में शामिल नहीं हुई। फिल्मोग्राफी: पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 2007। रॉन्ग टर्न 2, डेड एंड किम्बरली, 2016। बंदर ऊपर, ईटी संवाददाता। मैथ्यू क्यूरी, जन्म 26 मई 1974, एक कनाडाई अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता और निर्देशक हैं, जो 40 से अधिक फिल्म और टेलीविजन परियोजनाओं में दिखाई दिए हैं। फिल्मोग्राफी: एक अभिनेता और निर्माता के रूप में क्यूरी होम्स कनाडाई टेलीविजन श्रृंखला गोडीवाज और एजमॉन्ट में दिखाई दिए हैं। उनकी फीचर फिल्मों में जेट बॉय 2001,
डॉन ऑफ द डेड 2004, द फॉग 2005, फायरवॉल 2006 और रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007 शामिल हैं। क्यूरी होम्स ने लघु फिल्म माई शार्लोट 2009 का निर्माण और उसमें अभिनय किया, जिसे कान फिल्म महोत्सव में आधिकारिक सिने फाउंडेशन चयन के रूप में चुना गया था। क्यूरी होम्स ने 2005 में एक नाटकीय श्रृंखला में एक पुरुष द्वारा सर्वश्रेष्ठ सहायक प्रदर्शन के लिए लियो पुरस्कार जीता और 2006 में फिर से पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। एक लेखक और निर्देशक के रूप में क्यूरी होम्स ने हॉलीवुड और कनाडा दोनों में निर्माताओं और निर्देशकों के लिए दर्जनों परियोजनाओं का लेखन और कहानी संपादन किया है। हाल ही में उन्होंने एक्समैन X2 और वॉचमैन के लेखक डेविड हेटर के साथ एक्शन हॉरर फिल्म डेमोनोलॉजी का सहलेखन किया, जो दिसंबर 2011 तक विकास के चरण में थी। क्यूरी होम्स ने हाल ही में लेखक निर्देशक ट्रेसी एल मॉर्स के साथ मिलकर द ब्लड ब्रदर्स नामक एक रचनात्मक कंपनी बनाई है, जो उत्कृष्ट अमेरिकी कैनेडाई हॉरर साहित्य की कला, सम्मान और संरक्षण के लिए समर्पित है। मैथ्यू और ट्रेसी की कई फिल्में विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 2012 में उन्होंने अपनी पहली फीचर फिल्म, जिसका शीर्षक P5 वाइच था, का निर्देशन किया। उनकी पहली फीचर फिल्म द कर्स ऑफ बकआउट रोड 2017 में रिलीज हुई थी। निजी जीवन। क्यूरी पहले कैलिफोर्निया के बरबैंक में रहते थे। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद क्यूरी हाल ही में कैलिफोर्निया के वेनिस में फिर से नजर आए हैं और उन्हें मरीना डेल रे स्थित AMC डाइन-इन में अक्सर देखा गया है। यान के क्रिस्टल लो 20 जनवरी 1981 एक कनाडाई अभिनेत्री और निर्देशक हैं। वह चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न रेवलेशन 2001, फाइनल डेस्टिनेशन 3 2006, ब्लैक क्रिसमस 2006 और रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007 जैसी हॉरर फिल्मों में अपनी दमदार भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हॉलमार्क चैनल की टेलीविजन और टेलीविजन फिल्म श्रृंखला साइंड सील्ड डिलीवर्ड 2013 में रीटा हेविथ की भूमिका निभाई है। प्रारंभिक जीवन और परिवार। लोवे का जन्म वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया में यान के लो के रूप में हुआ था। उनकी मां स्कॉटिश थीं और पिता हांगकांग के चीनी मूल के थे। जब वो छोटी थीं तो उनका परिवार हांगकांग चला गया, जहां वे कई वर्षों तक रहे। 2016 में एक साक्षात्कार में लोवे ने कहा कि वो 5 साल की उम्र से ही अभिनेत्री बनना चाहती थीं। आजीविका। लोवे ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने स्टारगेट SG-1 के एक एपिसोड में न्या का किरदार निभाया था। इसके बाद लोवे ने मास्टर्स ऑफ हॉरर, साइक, सुपरनैचुरल, स्टारगेट अटलांटिस, द एल वर्ड जैसे कई लोकप्रिय टेलीविजन शो में अतिथि भूमिकाएं निभाईं। लोवे को पहली बार 2000 में फिल्म गेट कार्टर में काम करने का मौका मिला। इसके तुरंत बाद उन्हें हॉरर फिल्म चिल्ड्रन ऑफ द कॉर्न रेवलेशन में टिफनी के किरदार में लिया गया। 2006 में लोवे को फाइनल डेस्टिनेशन 3 में एशलीन हेल्पेरिन के रूप में कास्ट किया गया। उनकी अगली भूमिका ब्लैक क्रिसमस के रीमेक में लॉरेन के रूप में थी। बाद में लोवे ने रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड में एलेना के रूप में अभिनय किया। लोवे ने फैंटास्टिक 4 राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर और गुड लक चक जैसी फिल्मों में कैमियो भूमिकाएं निभाईं। एरिका लेई ली रहसेन 14 फरवरी 1976 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। उन्हें पहली बार मध्यम रूप से सफल हॉरर सीक्वल बुक ऑफ शैडोज ब्लेयर विच 2 2000 में मुख्य भूमिका के लिए पहचान मिली। उनके काम ने उन्हें द गार्जियन के पहले सीजन में एक आवर्ती भूमिका निभाने और हॉरर हिट द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2003 में अभिनय करने के लिए प्रेरित किया। तब से वो इस शैली की कई फिल्मों में दिखाई दी हैं, जिनमें रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007, लोनली जो 2009 और द बटरफ्लाई रूम 2012 शामिल हैं, और उन्हें स्क्रीम क्वीन माना जाता है। उन्होंने वुडी एलन की फिल्मों हॉलीवुड एंडिंग 2002, एनीथिंग एल्स 2003 और मैजिक इन द मूनलाइट 2014 के साथ साथ एलन के नाटक अ सेकेंड हैंड मेमोरी 2004 में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन। ली रहसेन का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ था और उनका पालन पोषण न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर काउंटी के ओसिनिंग में अपनी 2 छोटी बहनों डेबी और नोरा के साथ हुआ। उनके पिता चार्ल्स ली रहसेन सेलिब्रिटी प्रकाशन एस वीकली के लंबे समय से संपादक हैं।
उन्होंने सेंट ऑगस्टीन स्कूल और ओसिनिंग हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की और बोस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया। कॉलेज में रहते हुए लीर हेसेन ने द कॉल ऑफ द वाइल्ड और द टेम्पेस्ट के मंचन में अभिनय किया। 1998 में स्नातक होने के बाद उन्होंने उसी वर्ष अभिनय में BFA की उपाधि प्राप्त की। आजीविका 2000 लीर हेसेन ने लघु फिल्म जूनियर क्रिएटिव 2000 में सारा के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और इसके तुरंत बाद वो हॉरर सीक्वल बुक ऑफ शैडोज ब्लेयर विच 2 2000 में दिखाई दी। हालांकि उन्होंने मूल रूप से उस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था जो अंततः किम डायरेक्टर को मिली। इसके प्रीमियर पर सीक्वल को आलोचकों से बेहद नकारात्मक समीक्षाएं मिली, लेकिन इसने उत्तरी अमेरिका में 26.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की और विश्व स्तर पर 47.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। उन्हें उस फिल्म में सहायक भूमिका के लिए फैंगोरिया चेनसॉ पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। लीर हेसेन की लोकप्रियता में काफी वृद्धि हुई और फिल्म में उनके काम के बाद टेलीविजन पर कई प्रस्तुतियां हुईं। 2001 में उन्होंने द सोप्रानोस के तीसरे सीजन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक लेस्बियन टेनिस प्रशिक्षक की भूमिका निभाई जिसे ड्रेया डी मैटेओ के किरदार से प्यार हो जाता है, और टेलीविजन श्रृंखला द गार्डियन की कास्ट में शामिल हो गईं, जहां उन्होंने अमेंडा बोल्स की भूमिका निभाई जो एक महत्वाकांक्षी लेकिन देखभाल करने वाली सहयोगी थी जो पहले सीजन के बीच में ही छोड़ देती है। उन्होंने वुडी एलन की हॉलीवुड एंडिंग में सहायक भूमिका निभाई। 2002 के कान फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता से बाहर प्रदर्शित फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली, जबकि अपने नाट्य प्रदर्शन के अंत में इसने केवल 14.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मामूली कमाई की। 2003 में फिल्म द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार के प्रीमियर में लीर हेसेन ने हॉरर रीमेक द टेक्सास चेनसॉ नरसंहार 2003 में जेसिका बील के साथ अभिनय किया, जहां उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण किशोरी की भूमिका निभाई। वेबसाइट आइकॉन्स ऑफ फ्राइट के साथ 2007 के एक साक्षात्कार में उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म के लिए अपने ऑडिशन में वो इतनी जोर से चीखीं कि इमारत की अन्य मंजिलों पर रहने वाले लोगों ने पुलिस को फोन करके बताया कि एक महिला पर हमला हो रहा है। फिल्म की समीक्षाएं मिली-जुली थीं, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। अपने शुरुआती सप्ताह में नंबर 1 स्थान हासिल किया और अमेरिका में $80 मिलियन से अधिक की कमाई की। लीर हेसेन हॉरर फिल्मों के अभिनेताओं में एक प्रमुख हस्ती बन गईं। एरो इन द हेड ने उन्हें मिस्ट्रेस ऑफ द ईयर 2003 के रूप में सम्मानित किया। इसके अलावा 2003 में लीर हेसेन ने टीवी शो एलियास के 2 एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई और वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म एनीथिंग एल्स में जेसन बिग्स, क्रिस्टीना रिक्की, स्टॉकर्ड चैनिंग, डैनी डेविटो और जिमी फॉलन के साथ दिखाई दी। उन्होंने एलॉन के नाटक अ सेकेंड हैंड मेमोरी 2004 में उनके साथ फिर से काम किया, जहां उन्होंने वैरायटी द्वारा वर्णित प्यारी सचिव और सतही नवधनी हॉलीवुड पत्नी की भूमिका निभाई। लीर हेसेन ने स्वतंत्र कॉमेडी ड्रामा फिल्म लिटिल एथेंस 2005 में माइकल पेना के साथ अभिनय किया, जिसका प्रदर्शन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे सीधे DVD पर रिलीज किया गया, जिसे आलोचकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। वैरायटी ने टिप्पणी की कि लीर हेसेन और उनकी सह कलाकार जिल रिची संकीर्ण रूप से गढ़ी गई बेहद नापसंद करने योग्य लड़कियों के साथ फंसी हुई थीं, जबकि फिल्म थ्रेट के मार्क बेल ने उनकी प्रशंसा करते हुए अपनी समीक्षा में लिखा कि अभिनेत्री ये साबित करती हैं कि ब्लेयर विच 2 उनके अभिनय कौशल में उतनी ही क्षणिक कमी थी जितनी कि फिल्म पॉप संस्कृति की चेतना में। राहेल माइनर के साथ उनका संवाद छोटे शहर की दोस्ती की तरह सच्चा है, सतह पर सरल प्रतीत होता है, लेकिन इतनी जटिल बुनावट और इतिहास पर बना है कि हर बारीकी, कथन या स्थिति का मूल्यांकन और अध्ययन किया जाना चाहिए। 2006 में लीर हेसेन ने टीवी शो घोस्ट विस्परर में अतिथि भूमिका निभाई और रोमांटिक कॉमेडी मोजार्ट एंड द वेल में महिला मुख्य किरदार ब्रॉनविन के रूप में दिखाई दी, जो सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। लीर हेसेन ने CBS क्राइम ड्रामा सीरीज CSI मायामी के 2006 के एक एपिसोड में भी अतिथि भूमिका निभाई। ड्रामा द वॉरियर क्लास में लीर हेसेन ने एक माफिया बॉस जेक वेबर की ड्रग एडिक्ट पत्नी की भूमिका निभाई।
फिल्म 2004 में फिल्माई गई थी, लेकिन 6 फरवरी 2007 को सीधे डीवीडी पर रिलीज हुई थी। उन्होंने जो लिंच द्वारा निर्देशित और हेनरी रॉलिंस और टेक्सास बैटल के साथ सह अभिनीत हॉरर सीक्वल रॉन्ग टर्न 2 डेड एंड 2007 में मुख्य भूमिका निभाई। 2003 की फिल्म के विपरीत सीक्वल डीवीडी पर प्रीमियर हुआ, लेकिन समीक्षकों द्वारा इसे खूब सराहा गया और इसने घरेलू होम वीडियो बिक्री में 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए। डीवीडी टॉक के समीक्षक डेविड वॉकर ने उन्हें शानदार बताया और कहा कि उन्होंने स्क्रीम क्वीन के किरदार की एक और घिसी-पिटी कहानी को बेहतरीन तरीके से पेश किया है। ब्लडी डिस्गस्टिंग के ब्रायन कॉलिंस ने कहा कि ली रहसेन लगातार प्रभावित कर रही हैं और उनमें इस तरह की फिल्म के लिए आवश्यक प्रतिभा से कहीं अधिक प्रतिभा है। उसी वर्ष उन्हें एक और हॉरर फिल्म शटर, जिसमें जोशुआ जैक्सन के साथ एलिसन कार्टर का किरदार निभाना था, में अभिनय करना था। हालांकि अंततः वो अंतिम प्रोडक्शन में दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद ली रहसेन ने हॉरर थ्रिलर फिल्म लिविंग हेल में मुख्य भूमिका निभाई, जहां उन्होंने कैरी फ्रीबॉर्न, एक हजमैट विशेषज्ञ की भूमिका निभाई। रिचर्ड जेफरीज द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 23 फरवरी 2008 को साई-फाई चैनल पर प्रीमियर हुई और 10 जून को संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑर्गेनिज्म शीर्षक से डीवीडी पर रिलीज हुई। 2009 में स्वतंत्र हॉरर फिल्म लोनली जो, जिसमें ली रहसेन ने अभिनय किया, का प्रीमियर फिल्म समारोह में हुआ और इसे डिजिटल बाजारों और चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। फिल्म की शूटिंग 15 अक्टूबर 2007 को शुरू हुई और 6 नवंबर 2007 को समाप्त हुई। ली रहसेन ने मिशेल कॉनेली की भूमिका निभाई, जो न्यूयॉर्क शहर की एक रिपोर्टर है जो अपने छोटे भाई की रहस्यमय हत्या के 10 साल बाद अपने गृहनगर लौटती है। फिल्म के लिए अपने स्टंट खुद करते हुए एक दृश्य की शूटिंग के दौरान संतुलन बिगड़ने और आगे की ओर छलांग लगाने पर वो लगभग ट्रेन की चपेट में आ गई थीं। उनका दृश्य ट्रेन के किनारे से केवल 12 इंच की दूरी पर फिल्माया गया था, जब ट्रेन 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर रही थी। फिर भी उन्होंने बिना विचलित हुए दृश्य को फिर से फिल्माने पर जोर दिया। 2010 के दशक। ली रहसेन ने फर्स्ट डेट्स नामक एक हास्य लघु फिल्म बनाई, जिसमें कई अविवाहित लोगों के डेटिंग परिदृश्य को दर्शाया गया है। इस फिल्म का प्रीमियर 8 जनवरी 2011 को लॉस एंजलिस के AFI स्क्रीनिंग रूम में हुआ। उन्होंने 2011 में द गुड वाइफ और 2012 में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में एक एपिसोड में अभिनय किया। उन्होंने द बटरफ्लाई रूम में एक द्विध्रुवी विकार से ग्रस्त और तितलियों के प्रति जुनूनी बुजुर्ग महिला बारबरा स्टील की पड़ोसिन की भूमिका निभाई, जो एक इतालवी अमेरिकी हॉरर फिल्म है जिसका निर्माण एथन विली ने किया था और निर्देशन जोनाथन ज़ारेंटोनेलो ने किया था। फिल्म का प्रीमियर 2012 में पूरे यूरोपीय फिल्म सर्किट में हुआ और इसे 6 जून 2014 को इटली में और 11 अप्रैल 2014 को अमेरिका में एक थिएटर में रिलीज किया गया। ली रहसेन ने कम बजट वाली हॉरर फिल्म द मैसेज में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2012 केप फियर इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में हुआ और ये एक युवा महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे अपने व्यक्तित्व की खामियों से जूझना पड़ता है। ली रहसेन ने स्वतंत्र थ्रिलर फिल्म फोबिया में लेस्ली पार्कर की भूमिका निभाई, जो 19वीं सदी की एक महिला डॉक्टर है और लोगों के एक समूह को उनके फोबिया से उबरने में मदद करने के लिए समर्पित है। वो एक ऐसे मरीज से जुड़े हत्या के रहस्य में उलझ जाती है जो संभवतः एक पिशाच है। ये फिल्म 1 सितंबर 2013 को रिलीज हुई थी। उन्होंने मिसचीफ नाइट में एक सहायक भूमिका निभाई, जो 30 अक्टूबर 2013 को डीवीडी और सीमित सिनेमाघरों में रिलीज हुई एक छोटे पैमाने की स्लैशर फिल्म है। ली रहसेन वुडी एलन की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म मैजिक इन द मूनलाइट 2014 में कैरोलिन के किरदार में नजर आईं, जो 1920 के दशक के फ्रेंच रिवेरा में रहने वाले एक अमीर अमेरिकी परिवार की सदस्य थी। एमा स्टोन, जैकी वीवर, कॉलिन फर्थ और मार्सिया गे हार्डन अभिनीत इस फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली, लेकिन ये एक आर्ट हाउस फिल्म के रूप में सफल रही। इस फिल्म में ली रहसेन का एलन के साथ चौथा कार्यकाल था, जिन्होंने उनकी अभिनय क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा, जब भी मैं उन्हें कास्ट करता हूं, वो हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन करती हैं। वो आती हैं, कोई सवाल नहीं पूछती, किरदार में ढल जाती हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे किया है और ये हमेशा प्रभावी होता है। निजी जीवन।
फरवरी 2007 में उन्होंने पेशेवर साइकिल चालक एंटनी गैल्वन से शादी की, लेकिन 2008 में उनका तलाक हो गया। वो वर्तमान में अपने पति डेविस विल्सन के साथ लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया में रहती हैं, जिनसे उन्होंने 29 जून 2012 को शादी की थी। अभिनय के अलावा लीर हसेन को योग, दौड़ना और बास्केटबॉल खेलना पसंद है। फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2000, जूनियर क्रिएटिव सारा, लघु फिल्म 2000, बुक ऑफ शैडोज ब्लेयर विच 2, एरिका गिरसन 2002, हॉलीवुड एंडिंग अभिनेत्री 2003 और कुछ कोनी 2003, टेक्सास चेनसॉ नरसंहार, पेपर हैरिंगटन। हेनरी लॉरेंस गारफील्ड, जन्म 13 फरवरी 1961, जो पेशेवर रूप से हेनरी रॉलिंस के नाम से जाने जाते हैं, एक अमेरिकी गायक, लेखक, स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, अभिनेता, हास्य कलाकार और प्रस्तुतकर्ता हैं। 1980 में अल्पकालिक हार्डकोर पंक बैंड स्टेट ऑफ अलर्ट में प्रदर्शन करने के बाद रॉलिंस ने 1981 से 1986 तक कैलिफोर्निया के हार्डकोर बैंड ब्लैक फ्लैग का नेतृत्व किया। बैंड के टूटने के बाद उन्होंने अपने स्पोकन वर्ड एल्बमों को रिलीज करने के लिए रिकॉर्ड लेबल और प्रकाशन कंपनी 2.13.61 की स्थापना की और रॉलिंस बैंड का गठन किया, जिसने 1987 से 2003 और 2006 में कई सदस्यों के साथ दौरा किया। रॉलिंस ने कई रेडियो शो होस्ट किए हैं, जैसे इंडी एक्सो3 पर हार्मनी इन माई हेड, और टेलीविजन शो जैसे द हेनरी रॉलिंस शो और 120 मिनट्स। उन्होंने सन्स ऑफ एनार्की के दूसरे सीजन में एजे वेस्टन के रूप में, एनिमेटेड सीरीज द लेजेंड ऑफ कोर्रा के अंतिम 2 सीजन में जहीर के रूप में आवर्ती नाटकीय भूमिकाएं निभाईं और कई फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों के लिए अभियान चलाया है, जिनमें समलैंगिक अधिकारों का प्रचार, विश्व भूख राहत, वेस्ट मेम्फिस 3 और सभी युद्धों का अंत शामिल है। वो वर्तमान में KCRW पर एक साप्ताहिक रेडियो शो होस्ट करते हैं। रोलिंग स्टोन ऑस्ट्रेलिया के नियमित स्तंभकार हैं और LA वीकली के नियमित स्तंभकार थे। प्रारंभिक जीवन। रॉलिंस का जन्म 13 फरवरी 1961 को वॉशिंगटन DC में हेनरी लॉरेंस गारफील्ड के रूप में हुआ था। वे आइरिस और पॉल गारफील्ड के इकलौते बेटे थे। उनकी मां आयरिश मूल की थीं और उनके पिता एक यहूदी परिवार से थे। रॉलिंस के परदादा हेनाच लुबान लात्विया के रेजेक ने, जो उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा था, से भागकर अमेरिका आ गए थे और उन्होंने अपना पहला नाम बदलकर हेनरी रख लिया था। जब रॉलिंस 3 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और उनकी मां ने उन्हें वॉशिंगटन के ग्लोवर पार्क इलाके में पाला पोसा। बचपन और किशोरावस्था में रॉलिंस यौन उत्पीड़न का शिकार हुए थे और वे अवसाद और कम आत्मसम्मान से पीड़ित थे। चौथी कक्षा में उसे अतिस्क्रियता का निदान किया गया था और स्कूल के दौरान ध्यान केंद्रित करने के लिए उसे कई वर्षों तक रिटालिन निर्धारित की गई थी। रॉलिंस ने मैरीलैंड के पोटोमैक में स्थित बुलिस स्कूल में पढ़ाई की, जो उस समय लड़कों का एक विशेष तैयारी विद्यालय था। रॉलिंस के अनुसार इस विद्यालय ने उन्हें अनुशासन और कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित करने में मदद की। बुलिस में ही उन्होंने लेखन शुरू किया। हाई स्कूल के बाद उन्होंने वॉशिंगटन स्थित अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 1 सेमेस्टर के लिए दाखिला लिया, लेकिन दिसंबर 1969 में पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने न्यूनतम वेतन वाली नौकरियां करना शुरू कर दिया, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में किडनी के नमूनों के लिए कुरियर का काम भी शामिल था। 1987 में उन्होंने कहा कि उन्होंने 18 साल की उम्र के बाद से अपने पिता को नहीं देखा था, और 2019 में उन्होंने लिखा, मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोचते हैं या वे अभी भी जीवित हैं या नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। रॉलिंस के पिता की एक तस्वीर का इस्तेमाल उनके 1987 के स्पोकन वर्ड एल्बम शॉर्ट वॉक ऑन अ लॉन्ग पियर के 1988 के विनाइल प्रेसिंग पर किया गया था। संगीत व्यवसाय अलर्ट की स्थिति। मुख्य लेख। आपातकाल की स्थिति। शुरुआत में वैन हेलन और टेड नूगेन जैसे हार्ड रॉक बैंड में रुचि रखने वाले रॉलिंस ने जल्द ही अपने दोस्त इयान मैक्के के साथ पंक में रुचि विकसित कर ली। हम कुछ ऐसा चाहते थे जो एकदम जबरदस्त हो, वो कहते हैं। फिर हम में से किसी एक को, शायद इयान को, सेक्स पिस्टल्स का रिकॉर्ड मिला। मुझे याद है कि उसे सुनकर मैंने सोचा, वाह, ये तो कमाल है, ये आदमी गुस्से में है,
ये गिटार कितने बेबाक हैं, क्या गजब का अनुभव था। 1979 से 1980 तक रॉलिंस डीसी के बैंडों के लिए रोडी के रूप में काम कर रहे थे, जिनमें टीन आइडल्स भी शामिल था। जब बैंड के गायक नेथन स्ट्रेजेक अभ्यास सत्रों में नहीं आए, तो रॉलिंस ने टीन आइडल्स को उन्हें गाने देने के लिए मना लिया। वॉशिंगटन डीसी के पंक रॉक जगत में रॉलिंस की प्रतिभा की चर्चा फैल गई। बैड ब्रेन्स के गायक HR कभी-कभी रॉलिंस को अपने साथ मंच पर गाने के लिए बुलाते थे। 1980 में वॉशिंगटन के पंक बैंड द एक्सटॉर्ट्स ने अपने फ्रंटमैन लायल प्रेसलर को माइनर थ्रेट के हाथों खो दिया। रॉलिंस बैंड के अन्य सदस्यों के साथ जुड़ गए और स्टेट ऑफ अलर्ट SOA का गठन किया और इसके फ्रंटमैन और गायक बन गए। उन्होंने बैंड के 5 गानों के बोल लिखे और कई और गाने भी लिखे। SOA ने अपना एकमात्र EP नो पॉलिसी रिकॉर्ड किया और इसे 1981 में मैके के डिस्कॉर्ड रिकॉर्ड्स पर रिलीज किया। अप्रैल 1981 के आसपास ड्रमर साइमन जैकबसेन की जगह इवोर हैंसन ने ले ली। उस समय हैंसन के पिता अमेरिकी नौसेना में एक शीर्ष एडमिरल थे और उनका परिवार नौसेना वेधशाला में अमेरिकी उपराष्ट्रपति के साथ रहता था। बैंड वहां अभ्यास करता था और उन्हें गुप्त सेवा एजेंटों द्वारा अंदर जाने की अनुमति लेनी पड़ती थी। कुल मिलाकर 1 दर्जन कॉन्सर्ट और 1 EP के बाद SOA भंग हो गया। रॉलिंस को बैंड के फ्रंटमैन होने में मजा आता था और शो में लड़ाई झगड़े के लिए उनकी बदनामी हो गई थी। बाद में उन्होंने कहा, मैं 19 साल का था और एक नौजवान था, पूरी तरह से जोश से भरा हुआ था और झगड़ों में पड़ना मुझे बहुत पसंद था। इस समय तक रॉलिंस जॉर्जटाउन के हैगन-डाज़ आइसक्रीम स्टोर के सहायक प्रबंधक बन चुके थे। उनकी स्थिर नौकरी ने SOA EP के वित्तपोषण में मदद की थी। काला झंडा, मुख्य लेख, ब्लैक फ्लैग बैंड। 1983 में ब्लैक फ्लैग के साथ रॉलिंस। 1980 में एक दोस्त ने रॉलिंस और मैके को ब्लैक फ्लैग के नर्वस ब्रेकडाउन EP की एक प्रति दी। रॉलिंस जल्द ही बैंड के प्रशंसक बन गए, बेसिस्ट चक डुकोव्स्की के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया और बाद में दिसंबर 1980 में जब ब्लैक फ्लैग ने पूर्वी तट का दौरा किया तो उन्होंने बैंड को अपने माता पिता के घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। जब ब्लैक फ्लैग 1981 में पूर्वी तट पर लौटा तो रॉलिंस ने उनके जितने भी संगीत कार्यक्रम हो सके उनमें भाग लिया। न्यूयॉर्क के एक बार में एक अचानक हुए शो में ब्लैक फ्लैग के गायक डेज कैडेना ने रॉलिंस को क्लॉग्ड इन गाने की अनुमति दी। ये गाना रॉलिंस ने बैंड से बजाने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें काम शुरू करने के लिए वॉशिंगटन DC वापस जाना था। रॉलिंस को पता नहीं था कि कैडेना गिटार बजाना चाहते थे और बैंड एक नए गायक की तलाश में था। बैंड रॉलिंस के गायन और मंच पर उनके व्यवहार से प्रभावित हुआ और अगले दिन न्यूयॉर्क शहर के तू कासा स्टूडियो में एक अर्ध औपचारिक ऑडिशन के बाद उन्होंने उन्हें अपना स्थायी गायक बनने के लिए कहा। कुछ संशय के बावजूद उन्होंने मैके के प्रोत्साहन के कारण ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनकी उच्च ऊर्जा और जोशीला व्यक्तित्व बैंड की शैली के अनुकूल था, लेकिन संगीत में रॉलिंस की विविध रुचियां गायक के रूप में उनके चयन का एक प्रमुख कारण थीं। ब्लैक फ्लैग के संस्थापक ग्रेग गिन रचनात्मक रूप से बेचैन हो रहे थे और एक ऐसे गायक की तलाश में थे जो साधारण 3 कॉर्ड पंक से आगे बढ़ने को तैयार हो। 1981 में ब्लैक फ्लैग में शामिल होने के बाद रॉलिंस ने हैगेन-डाज़ में अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी कार बेच दी और लॉस एंजलिस चले गए। लॉस एंजलिस पहुंचने पर रॉलिंस ने अपने बाएं बाइसेप्स और गर्दन के पीछे ब्लैक फ्लैग का लोगो टैटू करवाया और रॉलिंस नाम से स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू किया, जो उपनाम उन्होंने और मैके ने किशोरावस्था में इस्तेमाल किया था। रॉलिंस ने ब्लैक फ्लैग के साथ अपना पहला शो 25 जुलाई 1981 को कोस्टा मेसा कैलिफोर्निया के कुकूज नेस्ट में किया। लॉस एंजलिस में रॉलिंस का माहौल बिल्कुल अलग था। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि वो ब्लैक फ्लैग के सदस्य हैं और परिणाम स्वरूप उन्हें परेशान किया गया। रॉलिंस ने बाद में कहा, इससे मैं बहुत डर गया था। ये सोचकर मैं घबरा गया था कि कोई वयस्क ऐसा कैसे कर सकता है। मेरी आंखें खुल गईं। कॉन्सर्ट से पहले जब बैंड के बाकी सदस्य अपने उपकरणों को ट्यून कर रहे होते थे, रॉलिंस केवल काले शॉर्ट्स पहने हुए दांत पीसते हुए मंच पर इधर-उधर घूमते थे। शो से पहले ध्यान केंद्रित करने के लिए वो एक पूल बॉल को दबाते थे। उनके मंच प्रदर्शन ने कई आलोचकों को प्रभावित किया।
1982 में वॉशिंगटन के एनाकॉर्ड्स में एक शो के बाद सब पॉप के आलोचक केल्विन जॉनसन ने लिखा, हेनरी अविश्वसनीय थे। इधर उधर घूमना, झपटना, लड़खड़ाना, गुर्राना, ये सब वास्तविक था। मैंने अब तक जितने भी भावनात्मक अनुभव देखे हैं उनमें सबसे गहन अनुभव। 1983 तक रॉलिंस का स्टेज पर किया जाने वाला व्यवहार उन्हें ब्लैक फ्लैग के बाकी सदस्यों से लगातार अलग करता जा रहा था। इंग्लैंड में एक शो के दौरान रॉलिंस ने दर्शकों में से एक व्यक्ति पर हमला किया, जिसने गिन पर हमला किया था। गिन ने बाद में रॉलिंस को फटकारा और उन्हें मर्दाना बदतमीज कहा। यूनिकॉर्न रिकॉर्ड्स के साथ एक कानूनी विवाद के कारण 1984 तक ब्लैक फ्लैग की अगली रिलीज रुकी रही और गिन बैंड की गति धीमी कर रहे थे ताकि वे नवीनता बनाए रख सकें। अगस्त 1983 में गिटार वादक डेस कैडेना ने बैंड छोड़ दिया। डुकोव्स्की और गिन के बीच गतिरोध बना रहा। गिन चाहते थे कि डुकोव्स्की बैंड छोड़ दें, इससे पहले कि गिन ने डुकोव्स्की को सीधे निकाल दिया। 1984 के हेवी मेटल संगीत से प्रभावित एल्बम माई वॉर में रॉलिंस कई गानों में चीखते चिल्लाते सुनाई दिए। बैंड के सदस्यों ने अपने बाल भी बढ़ा लिए ताकि बैंड के कट्टर पंक दर्शकों को भ्रमित किया जा सके। ब्लैक फ्लैग की संगीत शैली और रूप में बदलाव ने उनके कई मूल प्रशंसकों को उनसे दूर कर दिया, जिन्होंने रॉलिंस पर अपना गुस्सा निकालते हुए उन्हें मुंह पर घूंसे मारे, कलम से गोद दिया या नाखूनों से खरोचा। वो अक्सर पलटवार करते थे, अक्सर दर्शकों को मंच पर घसीटकर उन पर हमला करते थे। ब्लैक फ्लैग के एक कॉन्सर्ट के दौरान रॉलिंस ने एक प्रशंसक के चेहरे पर बार बार घूंसे मारे, जो लगातार उनके माइक्रोफोन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। रॉलिंस दर्शकों से तेजी से अलग थलग पड़ते गए। अपनी टूर डायरी में रॉलिंस ने लिखा, जब वे मुझ पर थूकते हैं, जब वे मुझे पकड़ते हैं, तो वे मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। जब मैं धक्का देकर दूसरे के शरीर को कुचल देता हूं, तो ये उस चीज से बहुत कम है जो मैं वास्तव में उनके साथ करना चाहता हूं। यूनिकॉर्न कानूनी विवाद के दौरान रॉलिंस ने भारोत्तोलन कार्यक्रम शुरू किया था और 1984 के उनके दौरों तक वो स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से निर्मित हो गए थे। पत्रकार माइकल एजेरेड ने बाद में टिप्पणी की कि उनका शक्तिशाली शरीर उनके द्वारा अपने चारों ओर विकसित किए जा रहे अभेद्य भावनात्मक कवच का प्रतीक था। रॉलिंस ने तब से जवाब दिया है कि नहीं, प्रशिक्षण मूल रूप से खुद को आगे बढ़ाने का एक तरीका था। रॉलिंस बैंड, एकल रिलीज और स्पोकन वर्ड मुख्य लेख। रॉलिंस बैंड। रॉलिंस 1993 में रॉलिंस बैंड के साथ प्रस्तुति देते हुए अगस्त 1986 में ब्लैक फ्लैग के भंग होने से पहले रॉलिंस एक एकल स्पोकन वर्ड कलाकार के रूप में पहले ही दौरा कर चुके थे। उन्होंने 1987 में 2 एकल रिकॉर्ड जारी किए, हॉट एनिमल मशीन, जो गिटार वादक क्रिस हैस्केट के साथ एक सहयोग था, और ड्राइव बाय शूटिंग, जिसे हेनरिटा कॉलिंस एंड द वाइफ बीटिंग चाइल्ड हेटर्स के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। रॉलिंस ने उसी वर्ष अपना दूसरा स्पोकन वर्ड एल्बम बिग अगली माउथ भी जारी किया। हैस्केट के साथ रॉलिंस ने जल्द ही एंड्रयू वीस और सिम केन को शामिल किया, जो दोनों गिन के साइड प्रोजेक्ट गॉन के पूर्व सदस्य थे, और नए समूह का नाम रॉलिंस बैंड रखा। बैंड ने लगातार दौरा किया और उनके 1987 के पहले एल्बम लाइफ टाइम के तुरंत बाद आउटटेक्स और लाइव संग्रह डू इट आया। बैंड ने 1988 में भी दौरा जारी रखा। 1989 में एक और रॉलिंस बैंड एल्बम हार्ड वॉल्यूम जारी किया गया, एक और लाइव एल्बम टर्न्ड ऑन और एक और स्पोकन वर्ड रिलीज लाइव एट मैककेब्स 1990 में जारी किया गया। 1991 में रॉलिंस बैंड ने इमागो रिकॉर्ड्स के साथ एक वितरण समझौता किया और लोलापापालूजा महोत्सव में प्रस्तुति दी। इन दोनों घटनाओं से बैंड की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। हालांकि दिसंबर 1991 में रॉलिंस और उनके सबसे अच्छे दोस्त जो कोल को रॉलिंस के घर के बाहर 2 सशस्त्र लुटेरों ने घेर लिया। कोल की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। रॉलिंस बाल बाल बच गए, लेकिन पुलिस को उन पर हत्या का संदेह हुआ और उन्हें 10 घंटे तक हिरासत में रखा गया। कोल की मृत्यु से सदमे में होने के बावजूद, जैसा कि उनकी पुस्तक नाउ वॉच हिम डाई में दर्ज है, रॉलिंस ने नई सामग्री जारी करना जारी रखा। स्पोकन वर्ड एल्बम ह्यूमन बट 1992 में उनके अपने रिकॉर्ड लेबल 2.361 पर रिलीज हुआ। रॉलिंस बैंड ने द एंड ऑफ साइलेंस रिलीज किया, जो रॉलिंस का पहला चार्टिंग एल्बम था।
अगले वर्ष रॉलिंस ने एक स्पोकन वर्ड डबल एल्बम द बॉक्स्ड लाइफ रिलीज किया। रॉलिंस बैंड ने एंड ऑफ साइलेंस टूर शुरू किया। इसके अंत में बेसिस्ट वीस को निकाल दिया गया और उनकी जगह फंक और जैज बेसिस्ट मेल्विन गिब्स को लिया गया। आलोचक स्टीव ह्यूई के अनुसार 1994 रॉलिंस का सफलता का वर्ष था। रॉलिंस बैंड ने वुडस्टॉक 94 में प्रस्तुति दी और वेट एल्बम रिलीज किया जो बिलबोर्ड टॉप 40 में शामिल हुआ। रॉलिंस ने गेट इन द वैन ऑन द रोड विद ब्लैक फ्लैग रिलीज किया जो उनके ब्लैक फ्लैग टूर डायरी के अंशों का एक डबल डिस्क सेट था। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड रिकॉर्डिंग के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला। रॉलिंस को अमेरिकी पुरुषों की पत्रिका डिटेल्स द्वारा 1994 का मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया और वे पत्रिका के लिए एक स्तंभकार बन गए। तो दोस्तों पिछला जो पार्ट था यानी पार्ट 2 था वो 4 मिलियन के महज बजट में बना था। लोगों द्वारा इसे अभी भी बड़ा पसंद किया जाता है। OTT पर भी ये ट्रेंडिंग पर कभी कभार आ जाती है। बहुत एक तरह से हॉरर एंड ब्रूटल ये मूवी है। यदि आप इस टाइप की मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो आपके लिए पूरी फ्रेंचाइजी बेहतरीन है, पार्ट 1 से लेकर 6 तक। बाकी 7वां पार्ट हमें अपकमिंग देखने को मिल सकता है। उसके बारे में अपडेट की वीडियो मैंने बना दी है, आई बटन पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।